नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर से चयापचय के दौरान बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द है चयापचय। अब जिसको नहीं पता है उसको बता दूं कि किसी भी सजीव के शरीर के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं उसे ही चयापचय या उपापचय कहा जाता है। अब देखो, शरीर के जिस अंग से उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है, जैसे कि नाक, आँख, मुंह, त्वचा, यकृत, मलद्वार, फेफड़ा, गुर्दा इत्यादि। अब देखो, इस चैप्टर में हमें सिर्फ गुर्दा के बारे में पढ़ना है, यानी कि किडनी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम समझते हैं किडनी के बारे में। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक जोड़ा किडनी है, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी है और एक मूत्राशय है और एक मूत्रमार्ग है। तो अब हम इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं किडनी को। तो मनुष्य में एक जोड़ा किडनी यानी कि 2 किडनी होता है। किडनी एक सेम के बीज के आकार जैसी होती है, जो मनुष्य के उदर गुहा के कटी क्षेत्र में होता है। मतलब कि किडनी लगभग आंत के पीछे रहती है और एक किडनी की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। किडनी का मुख्य काम खून को छानना और खून से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि खून से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना है। तो अब हम समझते हैं मूत्रवाहिनी को। तो मनुष्य में मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ा होता है। यह एक पतली पाइप की आकार की होती है और इसका काम ये होता है कि जो किडनी में मूत्र बनता है, जो कि खून का अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस मूत्र को किडनी से मलाशय तक ले जाने का काम करता है। अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो किडनी से पेशाब मूत्राशय तक मूत्रवाहिनी के द्वारा ही जाता है। तो अब हम समझते हैं मूत्राशय को। तो मूत्राशय में मूत्र जमा होता है। अब हम समझते हैं मूत्रमार्ग को। तो जो मूत्र मूत्राशय में जमा रहता है वो समय समय पर मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर आ जाता है। तो चलिए इस पूरे प्रक्रिया को हम एक चित्र की मदद से समझते हैं। तो ये जो दाईं और बाईं साइड में सेम के बीज जैसा अंग आपको दिख रहा है वो है किडनी। तो ये जो किडनी है इसमें खून आता है वृक्क धमनी के द्वारा, और ये जो आपको लाल कलर की पाइप दिख रही है वो है महाधमनी, जिनसे वृक्क धमनी जुड़ी रहती है। तो दोनों किडनी में खून महाधमनी के द्वारा वृक्क धमनी से होते हुए आता है। तो जब किडनी में खून आ जाता है तो किडनी उस खून को छानकर साफ कर देती है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है मूत्र, उसको अलग कर देती है। और आपको ये जो ब्लू कलर की पाइप दिख रही है वो है महाशिरा, जिनसे वृक्क शिरा जुड़ा रहता है। और जो खून साफ हो चुका है वो वृक्क शिरा के द्वारा महाशिरा से होकर वापस पूरे शरीर में चला जाता है। और किडनी में जो मूत्र बना था वो इस पाइप के द्वारा, मतलब कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आकर जमा हो जाता है और जो मूत्र होता है वो समय समय पर मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर यह प्रक्रिया खत्म हो जाती है। आपने पढ़ा कि जो किडनी होती है वो खून को छानने का काम करती है, मतलब कि खून को साफ करती है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि किडनी में ऐसा क्या है जो खून को छानने का काम करती है। तो किडनी के अंदर एक संरचना होती है जिसे नेफ्रॉन या वृक्काणु कहा जाता है, जो खून को छानने का काम करती है। तो अब हम समझते हैं नेफ्रॉन को। तो हर एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है और जो नेफ्रॉन है वो खून को छानने का काम करती है। नेफ्रॉन में एक कप जैसी संरचना होती है जिसे बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कहा जाता है। इस चित्र में आपको ये जो संरचना दिख रही है वो है संग्राहक नली। संग्राहक नली को इंग्लिश में डक्ट कहा जाता है। आपको ये जो बड़े यू की आकार की जो संरचना दिख रही है वो है हेनले लूप। नेफ्रॉन में एक पाइप जैसी संरचना होती है जो बोमन कैप्सूल और संग्राहक नली से जुड़ी रहती है, और जो बोमन कैप्सूल है वो खून को छानने का काम करती है और मूत्र को इकट्ठा भी करता है। अब बोमन कैप्सूल में जो मूत्र इकट्ठा हुआ रहता है वो हेनले लूप में आता है। अब जो हेनले लूप होता है वो मूत्र से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और जल का अवशोषण करता है। उसके बाद जो मूत्र है वो डक्ट के द्वारा, मतलब कि संग्राहक नली के द्वारा मूत्रवाहिनी में चला जाता है और वह मूत्राशय में जाकर जमा हो जाता है और समय समय पर मूत्रमार्ग से बाहर आ जाता है। अब देखो यार, मनुष्य में खून को छानने का काम किडनी करती है, लेकिन अगर मनुष्य का दोनों किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा। तो अगर मनुष्य की दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो मनुष्य के अंदर खून नहीं छन पाएगा, जिस कारण से खून में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके वजह से मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस प्रक्रिया से खून को छानकर उससे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को हटा दिया जाता है
जिसके वजह से मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी। तो देखो, हमने अभी समझा कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है, लेकिन अब हमें समझना है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में उत्सर्जन वात रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा पौधों में जितने भी उत्सर्जन होते हैं वो लेंटिसेल के द्वारा होता है। जब पौधों में कोई भी उत्सर्जन होता है वो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन पौधों में कुछ ऐसे भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन गैस, जल इत्यादि। लेकिन कुछ ऐसे भी उत्सर्जी पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायक हैं। पहला, पौधों से बहुत उपयोगी तेल प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि लौंग का तेल, चंदन का तेल इत्यादि। दूसरा, टैनिन एक पादप उत्सर्जी पदार्थ है जिसका उपयोग चर्म शोधन एवं औषधि उद्योग में किया जाता है। तीसरा, बबूल, नीम, आम, सहजन इत्यादि वृक्षों से उत्सर्जित पदार्थ के रूप में गोंद प्राप्त किया जाता है, जो बहुत उपयोगी है। चौथा, लेटेक्स, रेजिन, रबर इत्यादि उपयोगी पदार्थ वृक्ष से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में प्राप्त किया जाता है। पांचवा, कई नाइट्रोजन युक्त क्षारीय पदार्थ जैसे कि कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, एट्रोपिन इत्यादि वृक्ष के उत्सर्जी पदार्थ है जिनका औद्योगिक महत्व है। छठा, बरगद की पत्तियों में कैल्शियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।